Okay, today we will study about the bio. Anybody can tell me what is bio? हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में? कितने लोग हिंदी मीडियम है? ठीक है, कुछ भी टर्म्स होगा देन आई विल सी। बायोलॉजी, सभी लोगों ने इस वर्ड से को सुना होगा या इस चीज को जानते होंगे कि ये बायोलॉजी है, यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में? अबाउट द, मुंह पर से हटा करके, हाँ, नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। देखिए ये जो वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो ये वर्ड का ऑरिजिनेशन क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, देखिए बायोलॉजी इज द वर्ड कहाँ से, एनीबडी? ओके, ये जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, यानी कहाँ से आया हुआ है, वो ग्रीस से आया हुआ है। तो बहुत सारे वर्ड्स आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि जो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वो कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं दूसरे जगह से उसका ओरिजिनेशन है। तो बायोलॉजी भी एक ऐसा वर्ड है जो कि कहाँ से आया हुआ है, वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द जो होगा इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे, और इस बायोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? हु इज द, देखिए यहां पर देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी, आप ये सुने होंगे, दिस इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, देखिए विच इज एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। ठीक है, उन लोगों के ऐसे नाम हुआ करते थे जो अंग्रेजी के हिंदी और हिंदी के अंग्रेजी, जैसे सुकरात को इंग्लिश में क्या कहते थे हम लोग, सोक्रेट्स। ठीक है, तो ऐसे नाम हुआ करते थे। इनको बायोलॉजी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी एक लिविंग थिंग्स, जैसे ये एक एग्जांपल है पोडियम, दिस इज द लिविंग थिंग्स। ठीक है, वी ऑल आर क्या लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है। तो कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ डिफर किया गया किसी तरीके से, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हुए होंगे जो कि क्या होगा, एक दूसरे को अलग करता है। आपको ही पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पैमाने पर बता सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है या हम नॉन लिविंग है, या हम लिविंग है या ये लिविंग है। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होंगे। व्हाट वाज दैट जी? ये पेज यहाँ हम लिख लेते हैं। चलिए आप बताइए, तो क्या कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिससे हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? आप लिविंग के क्राइटेरियाज बताइए। वेरी गुड, ब्रीदिंग, जिसको हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन में लिख देते हैं। अब रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन में सिर्फ ब्रीदिंग नहीं आता है, आप अब रेस्पायर करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग श्वसन क्रिया, यानी हम सेल से जब कोई एनर्जी बनाते हैं तो वो इसके कैटेगरी में आता है। और एक आता है ब्रीदिंग, ठीक है, जिसको हम सांस लेना या छोड़ना कहते हैं। सेकेंड वन इज द ग्रोथ, ठीक है, और मूवमेंट। ओके फाइन, क्या हो गया, मूवमेंट। देन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, इसकी हिंदी क्या है? प्रजनन। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, प्रजनन, यानी अपने जैसा ही क्या करना, ग्रो करना, या क्या करना, रिप्रोड्यूस करना या पैदा करना। ठीक है, अपने जैसे पैदा करने को हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। तो अपने जैसा, अब इंसान का बच्चा इंसान होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, तो एक अपने जैसा ही स्पेसीज को हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे? रिप्रोडक्शन। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसी ने नहीं बोला, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन। होगा। देखिए हम किसी भी इंसान को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पोषण की जरूरत है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर बड़े यानी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बड़े जानवर हो या बहुत छोटे जानवर। अगर
हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम उसको दो भागों में बांटते हैं। किस किस भागों में? एक होता है यूनिसेल्युलर और सेकंड वन इज मल्टी सेल्युलर। देखिए यूनि मीन्स क्या होता है? सिंगल, ठीक है। सेल्युलर मीन्स सेल का बना हुआ सेल, ठीक है। मल्टी मीन्स टू और मोर देन टू, ठीक है। और सेलुलर दैट मीन्स सिंपली सेल। तो वैसे सेलुलर यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल का तो बना हुआ है, ये हम सभी लोग जानते हो। जब हम सेल स्टार्ट करेंगे, जब हम सेल पढ़ेंगे, तो हम बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट के बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या सेल के बारे में बताया एंड व्हाट वाज द हिस्ट्री अबाउट दैट, कि सेल कहाँ से आया या किस चीज से आया, ठीक है। तो सेल तो सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, लेकिन किसी में एक हो सकता है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकता है। यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे अमीबा, ठीक है, पारामीशियम, ठीक है। ये सब क्या है? सिंगल सेल्ड है। क्या है? सिंगल सेल्ड, यानी इसमें एक कोशिका ही होती है, ठीक है, एक कोशिका। और मल्टी सेलुलर को हम लोग क्या कहेंगे? बहु कोशिकीय जंतु या फिर सिंगल कोशिकीय यानी एक कोशिकीय। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बायो समझ गए। देखिए अब यहाँ पर हम बायो के बारे में देखते हैं। वेर अच्छा ओके, बायो के फादर कौन थे? एरिस्टोटल, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, सॉरी नॉट दो भागों में, बायोलॉजी जो वर्ड है इसको हम लोगों ने दो भागों में बाइफर्केट किया गया है। फर्स्ट वन इज बायोस, क्या है? फर्स्ट वन इज बायोस एंड सेकेंड वन इज लोगोस, ओके। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो लाइफ मतलब तो आपको सिंपली समझ में आता है कि क्या है? जीवन। और स्टडी मतलब इसका पाठन पढ़ना। जैसे आप देखते होंगे कुछ ऐसे शब्द सुनते होंगे, पैलेंटोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, देख रहे हैं सभी में लॉजी लगा हुआ है, ठीक है। पैलेंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो देख रहे हैं हम जो बोल रहे हैं उसमें सभी में स्टडी लगा है। तो लॉजी मीन्स क्या होता है? जिसको हम लोग यहाँ पे लोगोस, दैट सिंपली मीन्स द स्टडी, और साइको मीन्स ह्यूमन बिहेवियर। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल इज क्या? प्लेंटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। और कुछ वर्ड्स है जैसे एम्ब्रियोलॉजी, इसके भी जनक किनको माना जाता है? एरिस्टोटल को। तो एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण की जब हम पढ़ाई करते हैं, भ्रूण किसको कहते हैं? जब पेट में, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, वो शुरू से लेकर के अंत में, जब तक वो नहीं जन्मता है तब तक वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। तब तक वो बेबी नहीं कहलाता, जब वो निकल जाता है तब हम उसको बेबी कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। लेकिन जब तक वो पेट में है, जब तक वो वुम्ब में है, तब तक उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, ये सब क्या है? स्टडी है, एम्ब्रियोलॉजी लगा हुआ। तो लोगोस का मतलब समझ में आ गया, याद रहेगा क्या चीज है? स्टडी, ओके। तो लाइफ स्टडी यानी हम बायो में किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो या फिर प्लांट हो, ठीक है। बायोस को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। किस चीज में? दो कैटेगरी में। और जब हम किसी चीज को किसी कैटेगरी में बांटते हैं या किसी ग्रुप में बांटते हैं तो उसको हम टैक्सोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनोमी के सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको आगे बायो में पढ़ने में दैट विल बी हेल्पफुल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, ठीक है। और इसके फादर कौन माने जाते हैं? नहीं, कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है। आई बात समझ में? कार्ल
लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो जब हम किसी चीज को हम कैटेगराइज करते हैं या फिर हम किसी चीज को ग्रुप में डाल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना ये फीमेल है, ये मेल है, बहुत सारी कैटेगरीज या ग्रुप में डालते हैं, तो उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो हम लोग बायो को भी दो भाग में बांटते हैं। आप लोगों ने भी ये नाम सुना होगा, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, अबाउट क्या के बारे में, जीव जंतु के बारे में या ह्यूमंस के बारे में। और बॉटनी में इसको हम लोग पादप भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें प्लांट और इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी के पिता भी कौन है, एरिस्टोटल। तो हम लोग यहाँ पर दो तीन चीज पढ़े। बायो के फादर कौन थे, अरस्तु। जूलॉजी के फादर अरस्तु। देन बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, दैट इज द थियोफ्रेस्टस को हम लोग पादप विज्ञान का जनक या फादर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, थियोफ्रेस्टस। इरेज कर दे। यहां तक में समझ में किसी को कोई परेशानी, अगर किन्हीं को कोई परेशानी प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए यहाँ, ठीक है, इससे थोड़ा कंसंट्रेशन लूज होता है। तो यहाँ तक में कोई परेशानी, आप लोग एक बार रिवाइज करते हैं। बायोलॉजी में हम लोग क्या के बारे में पढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल क्रिस्प रिवीजन। बायोलॉजी में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों चीजें लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। तो हम बायोलॉजी में उसके बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी को अगर हम दो कैटेगरी में करते हैं तो दो वर्ड हमारे पास निकल के आता है, बायोस और लोगोस। बायोस सिंपली मीन्स लाइफ एंड लोगोस दैट मीन्स स्टडी। ओके, तो हम लोग, तो अगर डेफिनेशन बनाने के लिए आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। अगर सिंपल वे में आता है, अगर आपको इसको और एलेबोरेट करना होगा तो हम लोग और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ये चीजें आएंगी, आपके पास कैपेबिलिटी आएगी जब आपके पास नॉलेज क्या होगा, रेगुलर आते चलेगा। तो ये आपको क्या, आप उसमें सेंटेंसेस जोड़ते चले जाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या ऐड करेंगे, इज इट सो? और अगर नॉलेज रहेगा तो आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते, क्योंकि हम आपको कुछ दे रहे हैं, ये मेरा आउटपुट है, आपका इनपुट होगा, फिर आप मुझे आउटपुट देंगे। ठीक है, तो इनपुट बेस्ट रहेगा तब ना, हम फीड करेंगे बढ़िया तो आपका आउटपुट आएगा। तो बायोस और लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, बायो को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में। कौन कौन सी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी सिंपली मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। देखिए उसमें हम लोग उसको वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं। वनस्पति मतलब समझते हैं, जिसको वेजिटेशन हम कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, वेजिटेशन में आता है बहुत सारी कैटेगरी, जैसे हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज वगैरह, जितने भी कैटेगरीज है वो आपके वेजिटेशन में आते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ना है। यहाँ तक में कोई परेशानी, एनीबडी? देखिए हमने आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए, क्राइटेरियाज बताए, जिसके ऊपर हमने क्या बताया कि आपको ये बताना होगा कि कोई भी इंसान जीवित है, सॉरी नॉट इंसान, आई वांट टू टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमने बताया कि ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये लिविंग थिंग्स है, तो हमने आपको 5 फैक्टर्स बताए, जिसमें हम यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी 5 फैक्टर्स हमने आपको लिखे हैं, पांचों फैक्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पांचों फैक्टर के बारे में आप लोगों को डिटेल में क्या होगा, उस चीज को पढ़ना होगा। डिटेल इन द सेंस है, अगर आप रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, तो इसमें ब्रीदिंग आएगा। ठीक है, तो ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो उसमें नोज आएगा, हमारे ट्रैकियाज आएंगे, हमारे लंग्स आएंगे, एल्वियोलाइज आएंगे, उन सभी के बारे में पढ़ना होगा। तो आप समझ रहे हैं हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग जो है वो क्या हो गया है, कवर हो रहा है। ठीक है, और आप रेस्पिरेशन में और बात करते हैं, हम सेल की बात करते हैं कि सेल कैसे एनर्जी जनरेट करता है, वो किस में आता है, रेस्पिरेशन में आता है। तो हुआ यहाँ पर देख रहे हैं बहुत एक मेजर टॉपिक जो हो रहा है वो क्लियर हो रहा है। जैसे दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे, जैसे न्यूट्रिशन में जब आप आएंगे तो आपको सेम
इन द सेम टॉपिक आपको डाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में पढ़ना होगा? डाइजेशन। क्या ये एक माइनर टॉपिक है या मेजर टॉपिक है? एक मेजर टॉपिक, क्योंकि एक डाइजेशन को ही पढ़ने में हम बहुत सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे। डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं? जैसे आपका माउथ है, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, लीवर है, बहुत सारे ऑर्गन्स आपका क्या है, एक साथ सम्मिलित है, तो हमको उस सब के बारे में पढ़ना होगा। तो एक डाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम इस चीज के बारे में पढ़ लेंगे। अब जैसे आपको ये माइंड है, तो ये माइंड थोड़ा सा अलग है लेकिन कहीं ना कहीं को रिलेटेड तो सब जगह है ये, ठीक है। तो ये भी आप इसको क्या करेंगे, ऐड करके बताएंगे। तो न्यूट्रिशन में जो है, आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन बहुत सारे तरीके के होते हैं। हम आपको जब टॉपिक पे आएंगे तो भी हम आपको क्या होगा, एक एक चीज जनरली हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे। न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण, बिल्कुल। हम जो खाते हैं, क्यों खाते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर हमें जीना है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। अब लोग अनशन करते हैं, तो अगर खाना जरूरी है तब लोग अनशन कर रहे हैं ना, क्योंकि हम उसमें क्या करें, एज अ पनिशमेंट अपने आप को दे रहे हैं, तो वो हमारा एक पनिशमेंट है। यानी हमको क्या है, न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग, ठीक है। हमें अगर जीना है और अच्छे से रहना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन जरूरी है। तो न्यूट्रिशन, अच्छा आप लोग बताइए, हम लोग किस तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं, किन्हीं को पता है? नहीं। देखिए, उससे पहले हम लोग जानेंगे कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। जी नहीं सर, न्यूट्रिशन जो होता है, देखिए हम आपको एक दो का नाम बताते हैं। पैरासिटिक का नाम सुना? नहीं। सैप्रोफिटिक, मच्छर तो सभी को काटा होगा। तो मच्छर लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग। आपको काटा, आप क्या है? उसमें जब आपको वो काटा तो उसमें क्या चीज लिया? काटने के बाद खून लिया, ठीक है। तो देखिए, मच्छर लिविंग और आप क्या था, आप भी लिविंग। तो देखिए, जब हम पैरासिटिक की बात यहाँ पर हम करेंगे तो आपका क्या है, ह्यूमन जो कि लिविंग है, एक मॉस्क्यूटो जो कि लिविंग है। तो एक लिविंग दूसरे लिविंग पर क्या है, सॉरी एरो गलत हो गया, एक दूसरे पर क्या है, नॉट एक दूसरे पर, क्या है, ये जो मॉस्क्यूटो है ये ह्यूमन पर डिपेंड है खाने को लेकर के, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि ह्यूमन मॉस्क्यूटो पर डिपेंड है कि तुम खून ले जाओ, ज्यादा हो गया है मेरे पास, ऐसा नहीं ना। तो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि हम बात करेंगे जो कि एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, जिसको हम लोग म्यूचुअल कहते हैं, यानी म्यूचुअली बेनिफिटेड, यानी मेरा भी कुछ फायदा होगा, कुछ आपका भी फायदा होगा। तो मॉस्क्यूटो जो है वो ह्यूमन पर डिपेंडेंट है, तो ये अपना भोजन जो होता है वो कहाँ से ले रहा है, ह्यूमन से लेता है। आई बात समझ में? तो वैसे में हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यानी जो भोजन हो रहा है एक लिविंग दूसरे लिविंग पर जब डिपेंडेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक। आई बात समझ में? उसी में एक और एग्जाम्पल है अमर बेल, सभी ने नाम सुना होगा, सभी ने देखा भी होगा, इंग्लिश में कस्क्यूटा कहते हैं या कस्कूटा जो भी कहिए, ठीक है, कस्कूटा कहते हैं। अमर बेल सभी ने ट्रेन से सफर किया होगा, बहुत सारे ऐसे पेड़ों पर देखे होंगे आपने, बहुत जाली जाली इसको घेरे रहता है, देखा है कभी? पीला कलर का होता है, ठीक है, हरा हरा हल्का हल्का पहले होता है, बढ़ते बढ़ते फिर पीला हो जाता है। ये क्या करता है, ये जिस पेड़ पे चढ़ गया या जिस पेड़ को कवर कर दिया वो क्या करता है, उसको सुखा देता है। तो अमर बेल भी एक लिविंग है, लिविंग है कि नहीं, ठीक है। अमर बेल भी एक, और ये जो ट्री है वो भी एक लिविंग है। तो एक लिविंग दूसरे लिविंग पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। ये भोजन कहाँ से करेगा, इससे करेगा। एक का ये पूरा भोजन क्या कर लेता है, वो ले लेता है, तो उसके पास भोजन नहीं, वो क्या होता है, मर जाता है। तो पैरासिटिक समझ में आया, यहाँ पर से कोई परेशानी?
सैप्रोफिटिक। ओके, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब आते हैं सैप्रोफिटिक। अब भोजन जो ले रहा है वो तो लिविंग ही होगा, ये सभी को पता। आगे बेंच में कोई प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आ रहा है? जहां नहीं समझ में आएगा एकदम पूछ लीजिएगा। और अभी कुछ पेन और पेपर से लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सैप्रोफिटिक। हमने यहाँ पे आपको जो पिछले एग्जाम्पल या पिछले टॉपिक में बताया, पैरासिटिक में क्या है, लेने वाला लिविंग है और देने वाला भी लिविंग है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे लेने वाला सिर्फ लिविंग है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मशरूम देखें, हिंदी में जिसको हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं, लोग खाते भी है, काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, काफी ज्यादा प्रोटीन है उसमें। ठीक है, तो गोबर छत्ता सभी लोग देखते हैं, वो कहीं भी बरसात के सीजन में लकड़ी वगैरह या मिलता है तो उसमें क्या होता है, वो ग्रो कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो अब एक बात बताइए, कोई भी सड़ी गली चीजों में मशरूम निकल आता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, कहाँ से? सॉरी जी नहीं, जब वो पेड़ गिर जा रहा है, जब ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड हो जा रहा है, यानी डेड हो जा रहा है, तो डेड एंड डिके मतलब मरा और सड़ा। आई बात समझ में? जो खराब चीजें हो जाती हैं उसको क्या करता है, वहां पर से वो चीजें ले लेता है। प्लीज डोंट यूज मोबाइल। ओके, डेड एंड डिके मटेरियल से क्या होगा, वो चीजें वो ले लेता है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है वो, डेड एंड डिके मटेरियल से। तो क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? हाँ, नॉन लिविंग है। और जो लेने वाला है, तो लेने वाले का एग्जांपल आपको हमने क्या दिया था, मशरूम्स। वेरी नाइस। तो मशरूम क्या है, लिविंग है। ठीक है, ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये एक फंगी के कैटेगरी में आता है। बहुत जगह फंगी या फंजाई भी बोला जाता है। तो मशरूम्स एक फंगी के कैटेगरी, जो कि एक लिविंग बींग्स है, और ये क्या करता है, एक नॉन लिविंग से अपना क्या होता है, भोजन प्राप्त करता है। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग बींग्स डेड एंड डिकेड मटेरियल से कोई चीज अपना पोषण करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक। आई बात समझ में? यहां तक कोई परेशानी? नेक्स्ट वी हैव, आप लोगों ने ये सारी चीजें 10th में पढ़ी होगी, कभी सुना है नाम इन दोनों के बारे में? हाँ, नहीं? अच्छा, जिसने सुना होगा ओके, जिसने नहीं सुना होगा वो अभी सुन लीजिए। होलोजोइक, कितने लोगों ने सुना है? होलोजोइक। हम लोग देखिए जो भोजन करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं, निवाला तोड़ते हैं और उसको मुंह में डालते हैं, हम मुंह में चबाते हैं। वो उसको क्या होता है, थोड़ा सा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स से इजी बनाता है। इजी इन द सेंस किसके लिए इजी बनाता है, स्टमक के लिए। किसके लिए, स्टमक के लिए वो इजी बनाता है। क्योंकि आप इतना बड़ा अगर निवाला तोड़ के खाते हैं और आप उसको बिना चबाए आप डाल देते, तो क्या वो इजी होगा पचाने के लिए? नहीं हो। सबसे पहले तो आपका इसोफेगस में ही फंसेगा, ठीक है, वो स्वेलो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपके क्या होता है, स्टमक के लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि खाना चबा चबा कर खाइए, इतना चबा लीजिए उस चीज को कि पेट को बहुत लोड ना पड़े। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास स्टमक है तो स्टमक में हमारा क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस है, ठीक है। पेट में हमारे भोजन को पचाने के लिए कुछ जूसेस मौजूद होते हैं। हम डाइजेशन जब पढ़ाएंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन अ वेरी ब्रॉड वे, सॉरी इन अ वेरी डिटेल्ड वे। तो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसको कि हमारे भोजन पर एक्ट करना होता है। अगर आपके पेट में भोजन गया, यहाँ पर अगर आपको HCl है इस तरीके से, अब भोजन आपका यहाँ पर आया है, ठीक है, भोजन जब आपका यहाँ पर आता है तो कुछ देर रहता है, ठीक है, और इसमें HCl में क्या होता है, वो मिल जाता है। HCl भी एक डाइजेस्टिव जूस की ही कैटेगरी है, ठीक है। HCl की चर्चा यहाँ पर हम इसलिए की क्योंकि ये तो सभी ने सुना होगा, ठीक है, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर दिए। तो HCl के पास आता है और HCl भी एक डाइजेस्टिव जूस है। उसके अलावा भी कई ऐसे डाइजेस्टिव जूस है, देखिए, जो कि क्या होता है, HCl में मिल जाता है और उसके ऊपर एंजाइम सारे टूट पड़ते हैं उस पर क्या करने के, उसको डाइजेस्ट। देखिए, डाइजेशन का सिंपली मीन्स क्या होता है, उसे न्यूट्रिशन खींच लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ले लेना। क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं, जब आप भोजन करते हैं, जूनियर क्लासेस में होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि हम कोई भी भोजन बैलेंस्ड वे में करें, है ना। नहीं, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट
यानी इक्वल अमाउंट में चावल खाएं, इक्वल अमाउंट में दाल खाएं, कुछ सलाद खाएं, कुछ ड्राई फ्रूट्स लें। ऐसा तो नहीं कहा जाता ना कि सिर्फ चावल खाएं, सिर्फ दाल खाएं, मतलब बहुत ही इम्बैलेंस्ड वे में हम लोग डाइट ले, ऐसा कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीजों की जरूरत हमारे बॉडी को इक्वल अमाउंट में पड़ता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इन द इक्वल अमाउंट में। तो हमारे पास जो भोजन आ रहा है तो सभी का पचना जरूरी है और सभी का न्यूट्रिशन लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो जब यहाँ भोजन हमारे पास आता है तो इस पर एंजाइम्स काम करता है और क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन खींच लेता है और वो किसको देता है? हमारे बॉडी को देता है। और जिस चीजों की जरूरत नहीं है वो चीज को क्या कर देता है? बॉडी से बाहर निकाल देता है। जैसे आपको पता होगा, आप लोग रफेज खाते, रफेज क्या होता है? आप लोग सलाद खाते हैं, वो रफेज की कैटेगरी है। आपको कहा जाता है कि आलू का छिलका लगा के खाइए, बहुत लोग नहीं खाते लेकिन खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका रफेज का काम करेगा। देखिए, अगर ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, और हर एक इसके कॉलन पे आप आ जाते हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी नलियां है, आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत ही ज्यादा नैरो ट्यूब्स है, ठीक है, तो इसकी सफाई भी जरूरी है। आप सिर्फ खाते जाएंगे तो जरूरी नहीं है ना, वो क्योंकि जब आप खा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इस दीवार पर क्या हो जाएगा, सट के रह जाता है, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको रफेज को खाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेब खा रहे हैं तो सेब को छील के खा रहे हैं। एक तो स्किन बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस पार्ट है किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का, दूसरा ये रफेज का काम करता है। आप अनार खाते हैं, बहुत लोगों का ऐसा चॉइस है कि अनार का ऊपर वाला चीज क्या करते हैं, चूस जाते हैं या फिर एज अ जूस बना करके, जो भी मैंने जूस बनाए तब तो वो उसमें आ गया, लेकिन वो तो निकल गया ना थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन वो भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, सिर्फ आपने जूस लिया वही फायदेमंद नहीं है, आप जब उसको रेगुलर चबाते हैं तो आपका ये जो गम्स है वो एक्सरसाइज होता है और कहीं ना कहीं ये आपके डाइजेशन के लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसको आप चबाते हैं और जो चबा करके आप पेट के अंदर लेते हैं वो एक रफेज का काम करता है और रफेज जल्दी पचता नहीं, वो क्या होता है, आपके शरीर से बाहर हो जाता है। तो रफेज भी खाना जरूरी है, दाल भी खानी जरूरी है। दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, वेरी नाइस। रोटी खाना जरूरी है, चावल खाना जरूरी है। तो रोटी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक रूप है जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में मंड कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका पहचान कैसे होगा, आप रोटी खाते हैं, ठीक है, उसको बिना सब्जी के साथ आप मुंह में लेकर के चबाते हैं तो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है, तो इसका क्या है, इस तरीके का पहचान है कि उस भोजन में स्टार्च है। और कार्बोहाइड्रेट्स तो सभी भोजन में, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, क्या है, जितने भी खाद्य यानी जो खाने योग्य पदार्थ, उसको हम लोग एडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिबल। वैसे सामान जिसको खाया जा सके उसको एडिबल कहते हैं, और वैसे सामान जिसको पिया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोर्टेबल। आप लोगों ने बहुत जगह पोर्टेबल वाटर सुना होगा ऐसे करके, ठीक है। तो खाने सुनने योग्य है तो उसको ऑडिबल, ये सब शब्द है। तो यहां तक में समझ में आया? ये यहां तक में कोई परेशानी? तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो ये बताने का यहाँ पर मकसद यही चीज था हमारा कि जब आप भोजन को तोड़ करके खा रहे हैं तो हमारा माउथ उसको क्या करे, हमारे जो जितने भी सेक्शंस हैं, टीथ के जितने भी सेक्शंस हैं, वो क्या करता है, भोजन को तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके अलावा एक और चीज है जो एक्ट करता है, हमारे मुंह में दांत के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो काम करती हैं। सलाइवा, वेरी गुड। हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि इसमें से क्या होता है, सलाइवा रिलीज करता है। और भी कुछ है जो कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीजें क्या है, टंग का काम क्या है, एक तो बोलने में मदद करता है, स्वाद चखाता है हमें, और भोजन को मिक्स करता है। आई बात समझ में? भोजन या सलाइवा भी क्या करता है, एक दूसरे को मिक्स करता है। सलाइवा मिक्स करने का कारण क्या है, कुछ भी बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है, और इतना चिपचिपा बना देता है ताकि वो हमारे गले से क्या हो सके, आराम से निकल। देखिए, आप कभी बहुत सपोज मैं ही बोल रही हूँ बहुत ज्यादा, तो बोलने से मुंह सूखता है, और इस समय अगर हमने कोई रोटी का निवाला लिया तो रोटी क्या होता है, थोड़ा सा ड्राई है। अगर हमने निवाला लिया
और बहुत कम चबाया तो क्या होगा, ये इसको जाने में आसानी होगा या फिर मुश्किल होगा। अब यही कभी फंस जाता है तो हम लोगों को हिचकी आ जाती है, आता है कि नहीं। हिचकी की अंग्रेजी क्या होती है, हिचकी का इंग्लिश हिकअप्स। क्या होता है, ये आया इसलिए मैंने बता दिया, क्या होता है, हिकअप्स। ठीक है, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके। तो ये फंस जाता है यहाँ पे, तो वो क्या होता है, हिचकी आने लगता है भाई, या फिर पानी पीते हैं तो क्या होता है, और आप फील करते होंगे बकायदा ये कि जा रहा है आपके यहाँ पर से। तो सलाइवा का यही काम है कि वो सलाइवा क्या करता है, मिक्स कर देता है, यानी खाने को बहुत ही ज्यादा चिपचिपा बना देता है। आपको ये कोई रिंग है, अगर ये नहीं निकल रहा है तो आप किसको क्या करते हैं, यहाँ पर ऑयल लगाते हैं, उसको सॉफ्ट बना देते हैं, यानी लुब्रिकेंसी थोड़ी सी दे देते हैं, तो क्या होता है, वो निकल आता है। उसी तरीके से सलाइवा भी एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जो हमारे भोजन को क्या करता है, वो नीचे पहुंचा देता। नीचे पहुंचाने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा आपने टुकड़ा रोटी का तोड़ा था, वो तोड़ने के बाद छोटा हो गया, कहीं ना कहीं हद तक तो छोटा हुआ, टूट टूट के। अब पेट को थोड़ा तो आसानी होगा, ठीक है, अब ये पेट के पास जाएगा, वहां पर वो काम करेगा। अब आप बिना चबाए उसको पेट में डाल लिए, तो क्या आपको वो उतने अच्छे तरीके से काम करेगा, काम इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि जब आप भोजन को पचा लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब आप देखिए, एक रोटी का टुकड़ा आप डालेंगे तो इतनी दूर ही आएगा, एक रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं तो वो शायद इतनी दूर आए, लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा क्या करते थे, चबा डालते, तो उसको ऐसे करके हम पसार सकते हैं, उसको कहते हैं ना हिंदी की भाषा में फैला सकते हैं, या जो भी चीज है, तो उस पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस है चबाने का, क्योंकि हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस है उस पर काम करेंगे। डाइजेस्टिव जूसेस काम करने के बाद ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के पहले भी लीवर काम करेगा, पैंक्रियाज काम करेगा, ठीक है, क्योंकि असली भोजन को पचाने का तो यही लोग काम करते हैं। हमारा पैंक्रियाज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहे तो भोजन पचेगा, नहीं पचेगा, बिल्कुल भी नहीं पचेगा। तो पैंक्रियाज है हमारा यहाँ पे। अच्छा, ये ऐसे इरेज हो जाता है, ठीक है। पेट में जाने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, एकदम मिक्सचर खिचड़ी जैसा चीजें हो जाती है। पेट में जाने के बाद इंटेस्टाइन में क्या, इंटेस्टाइन में भी कुछ ना कुछ काम होगा, काम इन द सेंस होगा कि उस पे भी कुछ क्या हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस जो होंगे वो काम करेंगे, जो कि कहाँ से निकला होगा, फ्रॉम द पैंक्रियाज, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे 10th में भी एमाइलेज वगैरह, लाइपेज सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे, याद नहीं होगा, लेकिन देखिए अगर स्कोरिंग है तो वो सब चीज को पढ़ते रहिए, अदरवाइज भूल जाता है इंसान। तो जब पैंक्रियाज पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर से जूसेस कुछ रिलीज हो रहा है, तो वो इंटेस्टाइन में काम कर रहा है। इंटेस्टाइन में आकर के पाचन क्या हो जाता है आपका, लगभग खत्म हो जाएगा, एक दो चीज बचता है वो आप लार्ज इंटेस्टाइन में करें। अब यहाँ पर देखिए, पचाने के अलावा एक काम और होता है इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन का। किस चीज का, एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको नींद आ रही है जी। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको प्रेजेंट होता है, किस तरीके का, ये उंगलियां देख रहे हैं एकदम इसी के जैसा, ठीक है, उंगलियों की तरह इस तरीके से बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने कंघी देखी होगी, ठीक है, कंघी के दांत काफी ज्यादा कड़े होते हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसे ब्रश है जिसके की क्या है, जो हेयर है वो काफी ज्यादा लचीला है, आप उसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक आपने किसी बर्तन में कुछ सामान लिया, कुछ पानी लिया, और उसमें छोटा छोटा कुछ कुछ कंकड़ आपने उसमें डाला, आप ब्रश से इसको ऐसे करेंगे, मतलब ये आपने जो बर्तन लिया ब्रश से इसको आप ऐसे करेंगे, क्या वो एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कलेक्ट होगा ना, पानी में अगर डाला हुआ तो वो एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा। या आप हाथी से किसी चीज को ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं ना, कलेक्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या एक वो प्रोसेस हुआ कि वो एक कलेक्शन हुआ। दूसरा, यहाँ पर ऐसा चीज समझिए, यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है, जब आप इसको ऐसे समेट रहे हैं ना, इन द सेंस है कि वो इस भोजन के सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, यानी क्या कर, उसमें से बहुत ज्यादा पानी मिला करके
वो क्या कर रहा है उस चीज को, उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी दूसरा ये छोटे छोटे कैपिलरीज विली में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, भोजन में से न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? इससे ये खराब तो नहीं होगा ना, इससे ये रब करने से? देखिए सिंपली हम एक बड़ा सा विली आपको बनाते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट है। अब कैपिलरीज किसको कहते हैं, बहुत अगर नहीं आ रहा है तो अपनी आंखें तो सभी ने देखी होंगी, छोटी छोटी नसें देखते हैं उसमें, तो बहुत छोटी जो नसें होती हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कैपिलरीज है, ठीक है। तो 3 तरीके के ये नाड़ियां होती हैं हमारे पास, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। वो भी हम लोग क्या करेंगे, जब हॉट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, आर्टरीज थोड़ी बड़ी नसें और मोटी नसें होती है, नॉट द बड़ी, एकदम मोटी नसें होती हैं, और वीन्स उससे पतली, और कैपिलरीज काफी ज्यादा ही पतली। कैपिलरीज जो है वो जंक्शंस में प्रेजेंट होती हैं। लास्ट बेंच, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी, जो कि क्या करती है, जब ये भोजन यहाँ से गुजर रहा होता है, और इसमें काफी ज्यादा विलीज प्रेजेंट होता है, बहुत सारे विलीज यहाँ पर प्रेजेंट है, और जब ये भोजन यहाँ पर से गुजर रहा होता है तो क्या करता है, ये चीज क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया। इसका भी प्रोसेस होगा कि कैसे खींच लिया जाता है, अभी सब एक बार में बता देंगे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना, ये तो आज थोड़ा ब्रॉड वे में आप लोगों का इंट्रोडक्शन इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी को सारा को वो सक कर ले रहा है, और क्या कर रहा है, अब यहाँ पर से ये ब्लड गुजरा है तो ये ब्लड ले करके तो चला जाएगा ना, पूरे बॉडी में चलते चला जा रहा है। बाद में क्या बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, वो बच जाता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, अब वो कहाँ जाएगा, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने ये बात की ना, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग कोलोन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ रेक्टम में जाकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, उसके बाद फिर एनस के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है। अब जब ये भोजन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, यहाँ पर आपका अपेंडिक्स है, ठीक है, भोजन यहाँ पर से आपको आया और क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, जो बचा हुआ वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आई बात समझ में? और जब वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद आप देखते हैं खुद का ही जो एक्सक्रीटा है वो कितना ज्यादा आपने खाया क्या होता है और निकला क्या होता है। आई बात समझ में? और वाटर यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। आप जानते होंगे डिसेंट्री वगैरह का नाम सुने होंगे बीमारी का। डिसेंट्री में क्या हो जाता है, पानी पचना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि पानी पचना है, तो पानी पचता है क्या? हाँ, पानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं, जैसे वाटर है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये सब इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है कि क्या होता है, हमारा बॉडी डायरेक्ट ले लेता है, इसको पचने की जरूरत नहीं है। पचने के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, तो क्योंकि हम अब लोग जब डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें आपको एक एक चीज पता चलेगा, क्या पचेगा क्या नहीं पचेगा। अब देखिए यहीं पर कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में बीमारी वगैरह या फिर कुछ भी बैक्टीरिया अटैक कर देता है, तो जिसके कारण क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, और इसी के कारण क्या होता है, ये पानी पचा नहीं पाता है, तो लगातार क्या होता है, पानी भी शरीर से निकलने लगता है ना, जब पानी फिर बाद में चढ़ाया जाता है, ठीक है। डिसेंट्री होने में, फूड पॉइजनिंग होने में, ठीक है, बैक्टीरिया उस पर असर कर देता है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? तो न्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन में भी आप लोगों को पढ़ना, अपने जैसा जन्म देने को हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। ग्रोथ में भी पता है कि आप लोगों को क्या होता है, थोड़ा छोटा से बड़ा होना। तो ये पांचों जो चीज है उसमें पढ़ने में कोई परेशानी हुई? रेस्पिरेशन भी पता चल गया, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेल स्टार्ट करेंगे, ओके, और आप लोग उस चीज को पढ़ के आइएगा, फाइन।